अब भावना अपने स्वभाव में जानबूझकर बदलाव लाने का नाटक करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ भावना, नींद खुली नहीं क्या तेरी अभी तक? नहीं तो माँ जी, मेरी नींद तो पूरी तरह खुल चुकी है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर तूने सबको दो दो रोटियां देने की जगह पर केवल एक एक रोटियां ही क्यों दी है? अरे इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? अच्छा वो क्या है ना माँ जी, मैंने तो जानबूझकर ही सबको केवल एक ही रोटी दी है, क्योंकि मुझे आप सबकी और इस घर के भविष्य की बहुत चिंता है। तो वैसा बर्ताव तो मैंने आपसे ही सीखा है माँ जी। क्या मतलब? ये कैसी बकवास कर रही हो बहू? अब आप सभी तो कहते हो ना कि जितना हो सके हमें उतनी बचत करनी चाहिए, ताकि वो बचे हुए पैसे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जोड़े जा सके। क्यों? हाँ पापा जी, अब देखिए, पहले आप सब लोग दो दो रोटियां खाते थे, तो अब उतने ही राशन के पैसे बचाकर आप सब लोग एक ही रोटी खाइए। अब एक रोटी तो जीने के लिए काफी होती है ना। और रही बात शाम की, तो उस टाइम में सलाद बना दिया करूंगी। इससे गैस और पैसे दोनों की बचत हो जाएगी। तो बताओ, कैसी लगी मेरी बचत योजना? अरे जिन चीजों में तुझे वाकई में बचत करनी चाहिए, उसमें तो तू पानी की तरह पैसे बहाती है। और अब तेरी अकल ठिकाने आ रही है। अरे खान पान में इतनी कंजूसी कौन करता है भला? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? वो आप ही थे ना जो मेहमानों को छोटी प्लेट में नाश्ता देने के लिए कहती थी। तो आप खुद भी तो कम ही खाया करो ना। लेकिन भावना, हम खाना कैसे कम कर सकते हैं? तुम पहले ये देखो कि ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। देखो अश्विन, ये बातें मैं कोई नशे वशे में नहीं कह रही हूँ, पूरे होश में कह रही हूँ। और तुम्हें तो सबसे कम खाना देना चाहिए। मेरे हाथ का मस्त मस्त बना खाना खाकर तुम तो बस फैलते ही जा रहे हो। अब यही एकमात्र उपाय है। इसी के जरिए तुम फिट और हेल्दी हो जाओगे और तुम्हारा ये मोटापा भी चला जाएगा। भावना के इस फैसले के कारण घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दोपहर के समय, जब मनोहर और कमला दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी, अरे वाह, आज का ये एपिसोड देखकर तो मजा ही आ गया। अरे अब तक तो 50 बार वाह वाह बोल चुके हूँ, जरा सुनने भी दो मुझे। हे भगवान, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? अरे पगला वगला गई है क्या तू? बोल तो ऐसे रही है जैसे कि हम दोनों किसी का खून कर रहे हो। टीवी तो देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या हमने? गुनाह ही तो किया है माँ जी। आप दोनों को डॉक्टर ने सख्त कहा है कि टीवी जरा कम से कम देखना। दोनों की आंखें बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होती जा रही हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों को आंखें खराब करवा कर हॉस्पिटल में पैसे खर्च कराने हैं। ना बाबा ना, मुझे तो एक जिम्मेदार बहू होने के नाते हॉस्पिटल और बिजली दोनों के बिल्स की बचत करनी होगी। इसीलिए आप दोनों टीवी नहीं देखेंगे और अब ये टीवी सीधे शाम में ही ऑन होगा। इतना बोलकर भावना टीवी का बटन बंद कर देती है। अरे ओ नास पीटी, ये तूने क्या किया? इतना अच्छा सीन चल रहा था, उतने में तूने आकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। नालायक कही की। और भावना बहू, हमने अभी आधे घंटे पहले ही तो टीवी ऑन किया है, तो उतने में ही हमारी आंखें खराब कैसे हो जाएगी? इसलिए प्लीज वापस टीवी ऑन कर दो। नहीं पापा जी, माफ कीजिए मुझे, लेकिन मुझे आप दोनों की बहुत चिंता होती है। और हाँ, आप दोनों भी बच्चों की तरह जिद मत कीजिए और चुपचाप जाकर आराम कीजिए। ये टीवी अब ऑन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? भावना का यह बदला हुआ रूप देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये इसे अचानक से क्या हो गया है? मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कमला। ऐसे ही एक दिन, जब भावना को सविता का कॉल आता है, तभी कमला ही उसे उठा लेती है। कहिए समदन जी, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन आप? जी हाँ, आपकी बेटी जरा घर के कामों में व्यस्त है ना, इसलिए मैंने ही कॉल उठा लिया। अच्छा, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए,
आप और घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? सब एकदम ठीक है समधन जी। बस आपकी बेटी का दिमाग थोड़ा हिल गया है। आजकल तो वो एकदम अजीब सा बर्ताव करने लगी है। हमें कम खाना देती है। वो तो हम पर टीवी देखने में भी पाबंदी लगाती है। लो आ गई वो। अब आप भी उससे बात कीजिए। ये सब क्या ही भावना बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी है? अरे कुछ नहीं माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पर ये सब क्या था माँ जी? आपको किसने कहा था कि मेरी माँ से ये सब कहने के लिए? और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। अब आपने ये तो मुझे पहले दिन से पैसे बचाने का पाठ पढ़ाया है ना। और अब जब मैं आपके अनुसार बर्ताव कर रही हूँ तो आपको और बाकी सबको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और आप चाहे किसी को भी जाकर मेरी कंप्लेंट क्यों ना कर लो, मैं अपने स्वभाव में बदलाव लाने से रही, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत चिंता होती है। अगर आज मन मारकर पैसे बचाएंगे तभी कल जाकर खुशी से जी पाएंगे। ये बात तो सही है बहू, लेकिन अरे सुन तो, ये इसमें कौन सी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है बाबा? सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर अगले दिन भावना अश्विन की गाड़ी को घर के पीछे के हिस्से में पार्क करवा देती है और यह जानकर अश्विन बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तुम क्या करती रहती हो भावना? अरे मुझे ऑलरेडी मीटिंग के लिए देर हो रही है। क्लाइंट्स आकर रुके होंगे वहां पर। क्या करती हो मतलब? मैंने बिल्कुल सही किया है अश्विन। अरे अब से तुम बस से ही जाओगे, या फिर मैं तो कहती हूँ कि तुम पैदल ही जाया करो। उसी बहाने पेट्रोल के पैसे बचेंगे और तो और तुम्हारा वॉक भी हो जाएगा। वरना तुम्हें तो बस ठूस कर एक जगह ही बैठने का पता है। शरीर को तो जरा भी नहीं हिलाते तुम। अरे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं पैदल या बस से क्यों जाऊं भला? क्योंकि उसी से तो एक एक रुपए की सेविंग होगी ना। और आगे जाकर भविष्य में वही एक एक रुपया हमारे काम आएगा। और अब मैं तुम्हारी गाड़ी घर के पिछले हिस्से से नहीं निकलवाऊंगी, इसलिए तुम अब अपना देख लो। बाय। क्यों? अरे लेकिन हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है अब? भावना ऐसे ही अपनी ऊट पटांग हरकतों से धीरे धीरे सबकी नाक में दम करने लगती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? वो हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, जो गांव में रहते थे, उनका देहांत हो गया है। अरे रे, चलो शुक्र है, किसी को तो मुक्ति मिल गई इस दुनिया से। तो अब आपको गांव जाना होगा ना माँ? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही ना। अब रिश्तेदार जो ठहरे। ठीक है माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे क्या रूही तुम भी, तुम्हें तो बस कोई मुफ्त में घुमाने के लिए लेकर जाए, बस उसी का इंतजार करती रहती हो तुम। और माँ जी, आप भी कहीं नहीं जा रही हो। अब वह तो परलोक सिधर गए, और जब तक आप वहां पर पहुंचोगी तब तक सब कुछ हो चुका होगा। अरे आपको तो उनका अंतिम दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो आप यहीं पर बैठिए और आप उनका ऑनलाइन अंतिम दर्शन कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा गांव इतना भी दूर नहीं है, मैं वहां पर आराम से पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा। बाप रे, टैक्सी से? ना बाबा ना। माँ जी, आप तो हमेशा बस से ही गाँव जाते हो ना, और टैक्सी से तो बहुत ज्यादा भाड़ा होगा, इसीलिए आप टैक्सी से बिल्कुल मत जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं पर रुकिए। बाहर ठंड भी बहुत पड़ रही है, कहीं उनका अंतिम दर्शन करने के चक्कर में आपके ऊपर की टिकट ना कट जाए। ये तो क्या बकवास कर रही है बहू? माफी चाहती हूँ माँ जी, लेकिन मैं तो बस आपकी फिक्र के चलते कह रही हूँ। इस तरह से भावना कमला का सिर खाती रहती है और वो उसे पैसों की बचत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आखिरकार गाँव जाने से रोक ही लेती है। और अब घर के सभी लोग भावना के इस बर्ताव के कारण बहुत गुस्से में रहते हैं। ऐसे ही एक रोज, देखिए ना भाभी, ये कुर्ती तो मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है, लेकिन अब इसका रंग खराब हो चुका है, तो लगता है कि मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे।
अरे नहीं नहीं, नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है भला? कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, वो बात तो है भाभी। तो एक काम करो, आप इस कुर्ती को डाई कर दो, तो ये कुर्ती वापस पहले जैसी हो जाएगी और मैं इसे पहन भी पाऊंगी। लेकिन भाभी, मुझे ये सब करना नहीं आता। आपको आता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आता? मुझे सब आता है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये कुर्ती मैं बिल्कुल पहले जैसी करके दूंगी। फिर अगले दिन रूही देखती है कि भावना उसके उसी कुर्ती से पूरे घर में पोछा लगा रही है। और तभी, अरे नहीं, ये आप क्या कर रही हो भाभी? आपने ही तो कहा था ना कि आप मेरी कुर्ती को डाई करके देंगे, लेकिन आप तो इससे पोछा लगा रही हो। हाँ रूही, सोचा तो मैंने वही था, लेकिन जरा तुम भी सोचो, डाई करने में भी कितनी मेहनत लगती है और वेस्टेज भी कितना होता है। पानी उबालो, कलर लाओ, नमक मिलाओ, इन सारे झंझट से अच्छा तो यही है ना कि मैं इसे पोछे के तौर पर इस्तेमाल करूं और तुम सीधे अगले महीने ही कपड़े लेना, क्योंकि तब सेल लगी होगी ना। और तुम्हारे माँ पापा ही तो कहते हैं कि कपड़े हमेशा सेल लगने पर ही खरीदने चाहिए, उसी बहाने हमारे पैसों की बचत होती है। लेकिन भाभी, अगर आपको इसे डाई करना ही नहीं था तो आप मुझे ये कुर्ती वापस दे देती ना। अब इस कुर्ती से मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन आपने तो सब चकनाचूर कर दिया। अरे, ऐसी बात नहीं है रूही, जरा मेरी बात तो सुनो। रूही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मनोहर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी गाड़ी अच्छी होने के कारण उसकी जान बाल बाल बच जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं आपके बिना आज क्या करती। रो मत कमला, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। डॉक्टर ने कहा है माँ कि अब पापा को 1 महीना बेड रेस्ट करना है। उन्हें तो बस माइनर इंजरीज हुई हैं, जिन्हें ठीक होने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगेगा। और पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझे बोल दिया करो, क्योंकि आपसे ठीक से ड्राइविंग होती ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपका जब भी मन होता है आप तो बस चाबी लेकर निकल पड़ते हो। माफ करना बेटा, मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। वही तो। अच्छा छोड़ो वो सब, लेकिन हमारी गाड़ी का क्या? उसका कितना नुकसान हो गया और अब तो उसे ठीक कराने में ही लाखों रुपए चले जाएंगे। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? मनोहर जी की जान महत्वपूर्ण है या वो कार महत्वपूर्ण है? कार गई तो गई, लेकिन एक इंसान की जान बची वही जरूरी है। और तुझे हो क्या गया है? तेरे सामने तेरे पापा जी इस हालत में हैं, लेकिन तुझे तो बस कार की पड़ी है। अरे इतने दिनों से देख रही हूं मैं तुझे, इतने पागलों की तरह बर्ताव कर रही है तू। क्यों, अब समझ आया आपको इंसान की जान का मोल? मतलब आप ही सोचिए कि अगर आज पापा जी की जान को कुछ हो जाता तो आप क्या करती? उनकी ना जाने कितनी सारी ख्वाहिशें अधूरी की अधूरी रह जाती। हम सबके साथ घूमना, अपने नाती पोतों को देखना, अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखना, ना जाने उनका क्या कुछ नहीं छूट जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैसों से बढ़कर वक्त है, इंसान है, हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर हमारा कहीं जाने का मन करे तो हमें उसी वक्त चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये पल फिर मिले या ना मिले। अगर हमें आज अच्छे कपड़े पहनने हैं तो वो हमें आज ही पहन लेने चाहिए, क्योंकि यही तो वो उम्र है जिसमें वो कपड़े खिल उठेंगे और वो हमें फिट भी होंगे। फिर बुढ़ापे में जाकर कहाँ वो मौका मिलेगा? एक एक रुपए का हिसाब किताब करते करते जिंदगी का एक एक कीमती पल आप लोग गवा दे रहे हो। भावना बिल्कुल सही कह रही है। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो मुझे भी ये महसूस हुआ है कि आज अगर मैं मर जाता तो जीवन भर इतना पैसा कमाने का क्या फायदा होता। मैंने आज तक क्या ही जिंदगी जी है। अगर मैं ऐसे ही रूखे सूखे बिना कुछ के ही चला जाता तो
हाँ पापा जी, मैं भी इतने दिनों से नाटक कर रही हूँ कंजूस बनने का, ताकि आप सबको सबक मिल सके। और आज मैं उसमें सफल हो चुकी हूँ। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज मेरी बात को मान जाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पैसों की बचत नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एक रुपए का हिसाब रखते रखते जीवन की छोटी मोटी खुशियों को आगे के लिए मत रखिए। यही तो वो समय होता है, तो उसे खुलकर जी लीजिए। क्या पता कल हो ना हो। हाँ बहू, पर हमें माफ करना। हमने हमेशा तेरी बातों को फालतू ही समझा, लेकिन आज तो तूने हम सबकी आंखें ही खोल दी। और इस प्रकार अंत में भावना अपने एक एक रुपए का हिसाब रखने वाले अमीर ससुराल वालों की सोच में बदलाव लाती है। और अब वो सभी लोग अपने जीवन को खुशी से जीते हैं, वो भी बिना किसी कंजूसी के। भगवान जी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। उन भी घर पर छोड़कर गई है। अरे अब तो शादी हो चुकी है इसकी, फिर भी इसकी बचकानी हरकतें बंद नहीं हुई। इतनी रात को बाहर निकलना, वो भी अकेले, कितना गलत है ये। समीर बेटा, जा जाकर उसे गली में ढूंढ कर आ। हाँ माँ। समीर जैसे ही घर के बाहर निकल रहा होता है, उतने में वहां पर तारा आ जाती है। तारा बेटा, आ गई तू? अरे कहाँ चली गई थी तू? इतनी रात गए कोई बिना बताए जाता है क्या? आप लोगों के बर्ताव के कारण ही मैं बाहर गई थी। जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे बस पराया ही महसूस कराया है आप लोगों ने। क्या बेटा, ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आज आप सब लोग रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब मैंने सुझाव दिया, तो भैया ने जवाब दिया कि मुझे इस घर के रिनोवेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं रहती ना। क्यों भैया, ये मेरा घर नहीं है क्या? ओफो तारा, ये बात मैंने उस भाव से नहीं कही थी। अरे ये तो मैंने एवी कह दिया था। आपने तो एवी कह दिया भैया, लेकिन मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। उस दिन भी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर कितने दिन के लिए आई हूँ। अपनों से कोई ऐसा पूछता है क्या भला? अब आप ही बताओ माँ। आपने भी मेरा कमरा गोलू को दे दिया। तब मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, बच्चा है। फिर आप मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दे रही थी। कह रही हो कि भाभी को बुरा लगेगा। मतलब ये कोई मेरा घर है ही नहीं, किसी और का घर लग रहा है मुझे। और मैं यहाँ पर बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आई हूँ। एकदम पराया कर दिया है आप लोगों ने मुझे। तारा, तुम्हें किसी ने पराया नहीं किया है। तुम बस हर छोटी बात का बतंगड़ बना रही हो और अपने दिल पर लगा रही हो। रुचिका बिल्कुल सही कह रही है तारा। और उस दिन भी मैंने तुझसे बड़े साधारण तरीके से ही पूछा था। उल्टा तेरे आने से तो मुझे खुशी हुई है। इसलिए प्लीज तू अपने मन में कुछ भी गलत सलत मत ला। हाँ बेटा, ये घर तेरा था, है और हमेशा रहेगा। तू खुद को पराया महसूस क्यों करा रही है? देख बेटा, मैंने तुझे ये बात पहले भी समझाई है। जीवन में हर छोटी छोटी बात के बारे में इतना सोचती रहोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बात नहीं है माँ, लेकिन कुछ चीजों को मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मेरी लाडो रानी, अब गुस्सा थूक भी दे। हाँ यार तारा, अब शादी के पहले भी मैं तेरे साथ कितनी मस्ती किया करता था। तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब तो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बना रही है? सब नौटंकी है इसकी, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। चल अब बैठ जा, हम सब साथ में खाना खाएंगे। आजा। फिर तारा सबके साथ बैठ जाती है और सभी उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, जिसके बाद वो अपना गुस्सा भूल जाती है। फिर अगले दिन, कार्तिक, बड़ी जल्दी कॉल किया तुमने। जब से गए हो तब से केवल एक ही बार कॉल किया है। मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? ये बकवास भरी बातें मेरे साथ मत किया करो। मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि हमें और 3 से 4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही आएंगे हम। और तब तक तुम अपने मायके में ही रहो। अच्छा ठीक है बाबा। वैसे वहां का मौसम कैसा है? वीडियो कॉल करो ना मुझे। कार्तिक, अरे ये क्या, इसने तो फोन काट दिया।
इस आदमी के पास तो मेरे साथ बात करने का समय भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी वहां पर विद्या आती है। तारा बिटिया, दामाद जी वाकई में व्यस्त होंगे, इसलिए तुझसे ठीक से बात नहीं कर पाए। छोड़ ना, इतना गुस्सा मत हो। और ये देख, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, गाजर का हलवा! क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। अब तो मैं इस हलवे पर टूट पड़ूंगी। अगली कही की। फिर रात में जब रुचिका और समीर सो रहे होते हैं, तभी अचानक गोलू नींद से उठकर उनके पास आ जाता है। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? गोलू, बच्चे इधर आओ मेरे पास, बताओ क्या हुआ है? मम्मा डाडा, बुआ के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया और अब मैं यहीं पर सोऊंगा, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। मेरी फुटबॉल मैच है ना। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ यहीं पर। रुचिका और समीर को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अब गोलू को सुलाकर तारा के कमरे में जाते हैं और रुचिका तारा से बिना पूछे ही टीवी बंद कर देती है। अरे क्या हुआ भाभी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा सीन चल रहा था। तारा, तुम अपनी अकल ससुराल में ही छोड़कर आई हो क्या? मतलब? अरे मतलब ये है कि रात के 1 बजे इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? तुम्हें पता है ना, गोलू का कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। अगर टीवी की आवाज से वो उठ जाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी भैया भाभी, लेकिन... अरे क्या सॉरी तारा, अगर तुम्हें डांटेंगे तो तुम वापस गायब हो जाओगी, और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। शादी करके अपने मायके में आई हो तो जरा लिहाज से रहो, जरा तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। इस घर में तुम अकेली नहीं रहती, हम भी रहते हैं यहाँ पर। अरे इसे क्या है, ये तो उठेगी महारानियों की तरह देर से। कल सुबह हमें उठना है जल्दी, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक रात में टीवी बिल्कुल भी मत चलाना। चलो समीर। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये मत करो, वो मत करो। अरे मैंने इतनी तेज आवाज भी नहीं रखी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बगल के कमरे में गोलू सो रहा है, और गोलू की नींद मेरे टीवी के कारण नहीं बल्कि किसी और कारण से टूटी होगी, और वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। फिर अगले सुबह जब गोलू खेल रहा होता है, तभी तारा उसके पास जाती है। बस खेलता ही रहे तू गोलू, जब से आई हो तब से तेरे हाथ में मैंने एक भी किताब नहीं देखी। अरे बुआ, कर लूंगा मैं पढ़ाई, आप टेंशन मत लो। वैसे बुआ, आप मेरे घर में क्यों आई हो? क्या कहा? मेरे घर में? अरे बदतमीज लड़के, ये मेरा घर क्या होता है? ये घर हमारा है, जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है, समझा कि नहीं? नहीं नहीं, ये घर मेरा है, आपका नहीं। गोलू, ये घर मेरा भी है। नहीं नहीं नहीं, ये घर सिर्फ मेरा है। अरे क्या हो गया? देखो ना माँ, आपका लाडला पोता कैसी बातें कर रहा है। अभी से ही मेरा घर तेरा घर कर रहा है। अब इसे समझना चाहिए ना कि ये घर जितना इसका है उतना मेरा भी तो है। छोड़ ना बेटा, तू भी क्या इसके साथ बहस कर रही है? अरे अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसे कहाँ इतनी समझ है? अरे सब समझता है इसे माँ, और अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर बिगड़ जाएगा माँ। आपको और आपके बेटे को तो इसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती, और बस लाड़ प्यार करके बिगाड़ते जा रहे हो इसे। उतने में वहां पर रुचिका और समीर भी आ जाते हैं। तारा, हमारे पीठ पीछे क्या कह रही हो तुम? अब तुम हमें सिखाओगी कि बच्चों पर कैसे ध्यान देना चाहिए? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने भाभी? ये गोलू तो अभी से ही मेरा घर कर रहा है। अब इसे आपको ही समझाना होगा कि मेरा घर कहने के पीछे स्वार्थ होता है, वही हमारा घर कहने पर अपनापन और इज्जत होती है। तुझे नहीं लगता तारा कि तू हर बात को कुछ ज्यादा ही रबर की तरह खींच रही है? अरे मेरा बेटा अभी बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है।
लेकिन तू तो बड़ी है, तो फिर तू समझ के क्यों नहीं लेती? अरे बच्चा है कहकर इसकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हो भैया, लेकिन आपको इसे सुधारना चाहिए। बस तारा, अब बहुत हो गया। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ, इसीलिए ये ज्ञान तो मुझे मत दे। मैं और रुचिका अपने बेटे को देख लेंगे और तू अपनी घर गृहस्थी संभाल पहले। आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। वही तो, कुछ दिन आई है तो चुपचाप रहकर जाने की जगह इसे तो रोजाना कुछ ना कुछ करना ही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, तो मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। आपको अपने बेटे की जगह मैं गलत लग रही हूँ ना, तो फिर यही सही। अरे पर तारा बेटी, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। अब तारा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। ये तू क्या कर रही है बेटा? मेरी बात तो सुन ले। आप बस अपने बेटे और पोते को ही देखिए माँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और शुक्रिया माँ, मुझे शादी के ठीक 2 महीनों के बाद आप लोगों ने आपकी जिंदगी में मेरी असली जगह दिखा दी। लेकिन अब से मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊंगी। आप लोगों को आपका ये घर मुबारक हो। लेकिन बेटा, जाने दीजिए माँ उसे, लौटकर खुद ही आ जाएगी। गुस्से में बस घर छोड़कर भागना ही आता है इसे, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और नहीं तो क्या। लेकिन तारा बेटा, तू कहाँ जा रही है? तेरे ससुराल वाले अभी तक आए भी नहीं बेटा। मैं मेरी सहेली रिचा के पास जा रही हूँ, वहीं पर रह लूंगी। ससुराल वाले कल या परसों तक आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली। और हाँ माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज मुझे वहां पर लेने मत आना। चलती हूँ मैं। फिर तारा अपना मायका छोड़कर चली जाती है और वो रिचा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। रिचा की अभी तक शादी नहीं हुई होती और वो अपनी माँ के साथ रहती है। और ये सब हुआ रिचा, जिसके बाद मैं सीधे यहीं पर चली आई तेरे पास। ऐसे घर वाले हैं यार तेरे। शादी के बाद सब कुछ बदल चुका है रिचा। वो घर मेरा घर लग ही नहीं रहा। माँ का मेरे प्रति प्यार, भैया भाभी गोलू, सब बदल चुके हैं। यार तारा, तेरी कहानी सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करूँ ही ना। नहीं रिचा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही सब कुछ तेरे साथ भी होगा। बस एक बात ध्यान में रखना, जिससे भी तू शादी करेगी उस लड़के की सोच दबी हुई नहीं, बल्कि खुली हुई हो। और साथ ही उसके घर वाले भी वैसे ही हो। और बाकी तो तेरी मम्मी मेरी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। तेरी मम्मी काफी समझदार है और उनकी सोच भी जमाने के साथ बदल चुकी है। हाँ तारा, सही कहा तूने। और अब मैं तो अपने मायके वालों या ससुराल वालों की सोच नहीं बदल सकती। खैर, प्लीज मुझे तेरे पास रुकने दे। जब मेरे ससुराल वाले गांव से वापस आ जाएंगे तब मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तुझे मेरे यहाँ रुकने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे पागल है क्या तू? मुझे भला कैसे दिक्कत हो सकती है? तू यहाँ पर जितने दिन रहना चाहती है उतने दिन रह ले, झल्ली कहीं की। शुक्रिया रिचा, पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। अरे कोई बात नहीं यार, चिल मार। तारा रिचा के पास रहती है और एक दिन बाद उसके ससुराल वाले वापस आ जाते हैं और वो वहां पर वापस चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही पूनम उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या किया है मैंने? इतना सब करके पूछ रही है कि क्या किया है मैंने? सच में माँ जी, आप क्या कह रही हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तारा अब बहुत घबरा जाती है। देखो तारा, गांव से आते वक्त हम तुम्हारे मायके के रास्ते से आ रहे थे और तभी मैंने सोचा कि घर जाते जाते तुम्हें भी मायके से लेते जाओ। फिर जब मैं तुम्हारे मायके गया तब तुम वहां पर थी ही नहीं और तेरी भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तूने छोटी छोटी बातों पर तमाशा किया है वहां पर, और इसके चलते अपना मायका छोड़कर उस सहेली के पास रहने चली गई। अरे शादी होने के बाद भी ये नहीं सुधरी, इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? देखिए माँ जी,
आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। मैंने बेवजह वहां से जाने का फैसला नहीं लिया था। वो जो भी हो, लेकिन तूने गलत किया है। देख बहू, एक बात ध्यान में रख, यहाँ पे तेरी वो नौटंकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसलिए सही से रहना और अपनी बचकानी हरकतें और अपना गुस्सा अपने पास ही रखना। बेशरम कहीं की। ससुराल में कोई भी तारा से ठीक से बात नहीं करता। तारा को उसकी माँ विद्या कई बार कॉल करती है, पर तारा उसके कॉल ही नहीं उठाती और वो एक वॉइस नोट भेजती है। प्लीज माँ, मुझे बार बार कॉल मत कीजिए। मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। जब समय था तब मैं आपको नहीं दिखी, और अब जब मैं आप सबसे दूर हो गई हूँ तब आपको आपकी बेटी याद आ रही है। ये वॉइस नोट सुनकर विद्या चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की कब तक रूठी रहेगी मुझसे। माँ जी, अब बस बहुत हो गया आपका भी। उस ढीठ लड़की को कॉल या फिर मैसेज कुछ भी मत करना, वरना मैं समीर को बता दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे कार्तिक, वो कल जब मैं मार्केट गई थी ना, तब मैंने वहां पर एक सुंदर सा ड्रेस देखा। मुझे वो खरीदना है कार्तिक, प्लीज मुझे पैसे दो ना। क्या? अरे यहाँ पर क्या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जो जब मन किया उस पर से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दूं? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें। पर कार्तिक, अरे सही तो कह रहा है मेरा बेटा। और क्या करना है तुझे ड्रेस पहनकर? कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास, बड़ी आई ड्रेस लेने वाली। फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चुपचाप जो कपड़े हैं वही पहन ले। पर माँ जी, आप तो हर हफ्ते नए कपड़े लेती रहती हो, और आप मुझे ही कह रही हो कि फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अरे वो मेरे और मेरे पति के पैसे हैं, तुझे उससे क्या? अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, और जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। ज्यादा चौड़ी मत बन। चल अब जा, हम सबके लिए चाय बना कर ला। तारा बिना कुछ कहे ही रसोई में चली जाती है, और तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हर बार मुझे अपने निजी खर्चे के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, और पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ढेर सारे ताने और अपमान मिलता है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं भी काम करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, मेरे खुद के पैसे। फिर किसी और से पैसे मांगने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। तारा अब हिम्मत जुटाकर ये बात सबके सामने कहती है। क्या? हाँ माँ जी, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना है अब। और उसके बाद मुझे बार बार आपसे या कार्तिक से पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाया करूंगी, और तो और अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ूंगी। लगे हाथ घर में भी पैसे दिया करूंगी। जरा सोचिए माँ जी, इन सब से कितना बदलाव आ जाएगा। हरगिज नहीं। अरे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? ये सारे ख्याल आते कहाँ से है तेरे पास? कोई काम नहीं करेगी तू। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे घर के काम तो तुमसे संभाले नहीं जाते, और बड़ी आई बाहर जाकर काम करने वाली। और नहीं तो क्या। अरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं क्या, जो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? इस घर की औरतें केवल घर के ही काम करती है, और पतियों से एक कदम पीछे ही रहती है। वही तो। पर अगर हम इसी सोच को लेकर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। शादी को अब अच्छे खासे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ ना। अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरी जॉब का। चुपचाप घर बैठकर अपनी गृहस्थी संभाल। अभी तुम दोनों की शादी को 3 महीने पूरे होने आए हैं। 1.5-2 महीने बाद बच्चे की तैयारी करो। एक औरत का जीवन यही होता है। अगर औरत अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं माँ जी, आपकी सोच गलत है। एक औरत घर गृहस्थी के साथ साथ अपना करियर भी संभाल सकती है। बस उसे एक मौके की जरूरत है। अपने ससुराल वालों की, मायके वालों की, और खासकर अपने पति के साथ की जरूरत होती है। कार्तिक बेटा, समझा दे अपनी लुगाई को कि मुझे इस विषय पर और कोई बहसबाजी नहीं करनी है, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तारा, अंदर चलो। पर कार्तिक,
मैंने कहा ना, चलो अंदर। फिर तारा कार्तिक के साथ कमरे में चली जाती है और अब यह सारी बातें तारा ऋचा को फोन पर बताती है। और तभी, देख तारा, तू अपने ससुराल वालों के दबाव में मत आ, ऐसे बेचारी मत बन। अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए लड़ यार। तू नहीं करेगी तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ ऋचा, शायद तू सही कह रही है। तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। अब तारा ऋचा से बात करने के बाद बहुत देर तक सोच में ही रहती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहूंगी। ना मायका ना ससुराल, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं दोनों तरफ से पराई हो चुकी हूँ। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ और ना ही मेरा किसी भी चीज पर हक है। 2 मिनट का सुकून भी चाहूं तो मेरा ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मैं शांति से रह पाऊं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैंने तय कर लिया है, मैं नौकरी जरूर करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी और अपने दम पर एक घर बनाऊंगी जो असल में मेरा अपना घर होगा। तारा अब किसी के भी बारे में बिना सोचे घर बैठे बैठे ही नौकरी की तलाश शुरू करती है। कभी फोन पर तो कभी अखबार में। ऐसे ही एक रोज उसे अखबार में एक बहुत ही अच्छी नौकरी का इश्तिहार मिलता है। अरे वाह, इस अखबार में तो एक नहीं बल्कि 4-4 नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से तो मैं हर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो मुझे किसी ना किसी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर तारा उन चारों नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और उसका इंटरव्यू फोन पर ही हो जाता है। ठीक 2 हफ्तों के बाद उसे एक नौकरी से बुलावा आता है। वह तब वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी कृपा से मिल गई। फिर वो जाकर घर में सबको इस बारे में बताती है। और तभी, तुम क्या पागल हो गई हो क्या तारा? नहीं कार्तिक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस घर में रहूंगी तो एक ना एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे अपने बलबूते आगे जाना है कार्तिक। पैसों के साथ साथ नाम और इज्जत भी कमानी है और उसके लिए मुझे नौकरी करनी ही होगी। माँ जी, पापा जी, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां बखूबी संभालूंगी। ये तू क्या बकवास कर रही है बहू? तुझे मैंने कहा था ना कि नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी और घर बैठे बैठे नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया और तुझे वहां से बुलावा भी आ गया। अरे कितनी निर्लज्ज है तू। सच में उस दिन तेरी भाभी सही कह रही थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की ढीठ और निकम्मी है। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर का सारा काम होने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। अरे वो तो तू तब कर पाएगी जब तू यहाँ पर रहेगी। मतलब? अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू नौकरी बिल्कुल नहीं करेगी, पर अगर तुझे नौकरी ही करनी है तो अभी के अभी निकल जाए इस घर से। क्या? एकदम बराबर माँ। तारा एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो साहस करके ससुराल छोड़ने का फैसला ले लेती है। हाँ माँ जी, मैं अपनी नौकरी को ससुराल या अपने मायके से बढ़कर रखूंगी, क्योंकि मुझे अब काम करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। मैंने आज तक आप सबके लिए बहुत कर लिया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपमान और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे जा जा, जाकर फिर से लौट आएगी यहाँ पर, बेवकूफ कहीं की। पिंजरे से उड़ना तो आसान है, लेकिन उड़ान भरना बहुत मुश्किल। अरे तेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तूने तो अब तेरे मायके में भी कांड कर दिया है। कहाँ जाएगी इस हालत में तू? आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी अब से सुखी ही रहूंगी। इतना कहकर तारा ससुराल छोड़कर चली जाती है और उसका यह जवाब सुनकर सभी घर वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। फिर तारा वहां से ऋचा के घर चली जाती है। मुझे माफ कर दे ऋचा, लेकिन तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बस कुछ दिन रहने दे मुझे यहाँ पर।
बाद में मैं अपने लिए घर देख लूंगी, लेकिन इस महीने में तुझे कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जब मेरी पहली पगार हो जाएगी तब मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। ओह तारा, तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तेरा ही घर है और तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऋचा, एक औरत की इज्जत क्या होती है ये मुझे समझ आ चुका है। माना कि तू मेरी पक्की सहेली है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ ही जीवन जीऊंगी। यार तारा, तुझ में आई ये बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार तुझ में उस पिंजरे को तोड़कर उड़ान भरने की हिम्मत आ ही गई। तारा अब नौकरी करने लगती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही पूनम ये बात विद्या को बताती है, विद्या बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की बोरा गई है क्या? इसने तो अब अपना ससुराल भी छोड़ दिया। समीर बेटा, तू चल मेरे साथ। वो ऋचा के पास गई है, मैं उसे मनाऊंगी तो वह समझ जाएगी। चल बेटा। हाँ माँ। फिर समीर और विद्या दोनों तारा के पास जाते हैं और उसे वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। देख तारा, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे अकेले तू कैसे रहेगी? अपनी इतनी अच्छी खासी घर गृहस्थी को मत छोड़। परिवार के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा कोई परिवार नहीं है। जिनको मैंने अपना माना उन्होंने मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। और आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोगों से ये देखा भी नहीं जा रहा क्या? मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वापस अपने घर चल। कौन सा अपना घर माँ? ना मायका ना ससुराल, कहीं पर भी मुझे अपनापन नहीं मिला। शादी के बाद जब मैं मायके आई तब आप लोगों ने भी असली रंग दिखा दिए। लेकिन अब बस माँ, बहुत हुआ। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। पर बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन तारा उन लोगों की एक नहीं सुनती। इधर पूनम को घर के सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। कार्तिक बेटा, अब तू ही जा और लेकर आ उसे। उस लड़की ने तो अपने मायके वालों की भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर सुनेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार था और वो अब भी रहेगा। देख बेटा, मैं ये घर अकेली नहीं संभाल सकती, इसीलिए तू जा और लेकर आ उसे। ठीक है माँ। फिर कार्तिक तारा के पास चला जाता है। देखो तारा, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए नहीं बल्कि सीधे लेने आया हूँ। चलो घर चलो। नहीं कार्तिक, मैं नहीं आऊंगी। देखो तारा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। एक नई शुरुआत करते हैं हम। मैं अपनी नई शुरुआत कर चुकी हूँ कार्तिक, और वो भी अकेले रहने की। पर मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं आना जहाँ मेरी और मेरे सपनों की कोई इज्जत नहीं है। अरे कौन से सपने? क्या मिलने वाला है तुम्हें अकेले रहकर? तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो, बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं, चलो वापस। लोगों के घर मुझे तमाशा नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि मैं अकेले रह पाऊंगी, और दूसरी बात ये है कि मुझे तुम जैसों की इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपनी इज्जत अपने पास ही रखो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत। आवाज नीचे। अब मैं पहले वाली तारा नहीं रही जो चुपचाप तुम्हारा सब कुछ सुनकर लूंगी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो, अगर एक औरत ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। इतना कहकर तारा कार्तिक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कार्तिक तो बस ये सब देखता ही रह जाता है। तारा सबसे दूर होकर खुद को पाती है और जीवन में कड़ी मेहनत करके एक दिन अपना खुद का घर बना ही लेती है, जिसमें वह बेहद खुश रहती है।